हेलो बच्चों, मैं एस.के. पांडे, डायरेक्टर ऑफ आईएएस पॉइंट एंड फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, आईएएस दरबार यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आर्ट एंड कल्चर जो आपके प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और करंट में देखा जाए तो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि जैसा कि आप सब भी जानते होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में जहां इससे रिलेटेड आपको 8 से 9 प्रश्न यानी 8 to 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मेंस एग्जामिनेशन जो जीएस पेपर फर्स्ट में इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है। और यहां भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जो चर्चा करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो हमारा टॉपिक है हेरिटेज। जैसा कि इसके नाम से ही आप जानते होंगे कि हेरिटेज यानी विरासत क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। करंट में देखा जाए तो हेरिटेज को लेकर कुछ चैलेंजेस भी हैं, और इसके कंजर्वेशन हो या प्रोटेक्शन हो, इन दोनों के बहुत सारे उपाय भी किए जा रहे हैं। और यह जो प्रयास है वह यानी जन भागीदारी के स्तर पर और गवर्नमेंट के स्तर पर, दोनों ही स्तर पर इस पे बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आज हम लोग कला संस्कृति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो मैंने चर्चा किया कि हमें पढ़ना क्या है, और आज मैं जिस पे चर्चा करूंगा वह हमारा हेरिटेज है। यहां से देखा जाए तो अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक को उठाकर तो यहां से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है वह प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यहां से बनी होती है, और प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें हेरिटेज के संदर्भ में 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला यह कि इसका मीनिंग क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसके परिभाषा क्या है, किस प्रकार से हेरिटेज को डिफाइन किया जा सकता है। सेकंड, देखा जाए तो इसके टाइप्स कितने हैं, क्या हेरिटेज के कोई टाइप्स भी हैं, इसका कोई प्रकार भी है, इसका कोई क्लासिफिकेशन भी है। थर्ड में इसे देखा जाए तो इसको लेकर क्या चैलेंजेज हैं। चैलेंजेज के संदर्भ में देखा जाए तो आज जो हमारी हेरिटेज हैं, जो हमारे विरासत हैं, इसका कंटिन्यूसली मिसयूज किया जा रहा है, निरंतर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस दुरुपयोग के कारण आज हमारे जो भी हेरिटेज हैं, चाहे वह नेचुरल हेरिटेज हो या फिर कल्चरल हेरिटेज हो, इन दोनों ही विरासत के समक्ष, चाहे प्राकृतिक विरासत हो या फिर सांस्कृतिक विरासत हो, इन दोनों विरासत के समक्ष आज एक चुनौती के रूप में यह उभर कर आ रहा है। इसलिए क्योंकि इन हेरिटेज का, इन विरासतों का निरंतर दुरुपयोग भी हो रहा है। वहीं देखा जाए तो आज ग्लोबलाइजेशन का एज है, वैश्वीकरण का युग है, और इस वैश्वीकरण के युग में जो भी हमारे विरासत हैं, जो भी हमारे हेरिटेज हैं, इन हेरिटेज के समक्ष भी आज बहुत सारे चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं, क्योंकि इससे इनको खतरा है। वहीं देखा जाए तो आज इस ग्लोबलाइजेशन के एज में टूरिज्म को भी, यानी पर्यटन को भी व्यापक विस्तार किया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसको बढ़ावा को लेकर भी हमारे जो विरासत है उनके समक्ष कुछ न कुछ चुनौतियां उभर कर आ रही हैं। इन सब के पीछे एक और मेन रीजन यह है कि आज हम सब में जागरूकता का अभाव है, लैक ऑफ अवेयरनेस के रूप में इसे हम देख सकते हैं, क्योंकि हम सब उतने एक्टिव नहीं हैं, उतने अपने कल्चर को लेकर, हेरिटेज को लेकर उतने अवेयरनेस नहीं है।
जिसके कारण हमारी विरासतों के समक्ष आज बहुत सारी चुनौतियां उभर कर आ रही है। अब यहां पे देखा जाए तो आखिर यह चुनौती क्यों है, तो इसके लिए ये सारे कारणों को हम लोग देख सकते हैं। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए मेजर ऑफ कंजर्वेशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन चुनौतियों से निपटने के लिए संरक्षण के उपाय भी किए जा रहे हैं, और यह उपाय आपको सरकारी स्तर से लेकर जन भागीदारी तक के देखी जा सकती है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को सबसे पहले यह समझना है कि विरासत जो हमने बात किया, हेरिटेज जिसका हमने बात किया, वह है क्या। तो विशेष तौर पर अगर इसके अर्थ को देखा जाए, इसे परिभाषित किया जाए, इसका डिफिनेशन के रूप में देखा जाए, तो मूल रूप में यह कहा जा सकता है कि विरासत वह है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, जो हमारे राष्ट्र, परिवार, देश, समाज की गौरव है, जिसे हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। और इसकी प्राप्ति हम दो रूपों में करते हैं, एक प्राकृतिक विरासत के रूप में, नेचुरल हेरिटेज के रूप में, और दूसरा कल्चरल हेरिटेज के रूप में, सांस्कृतिक विरासत के रूप में। इन सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी जो विरासत को देखें तो इन विरासतों को भी दो रूपों में देखा जा सकता है, जिसमें एक टेंजिबल हेरिटेज है जिसे मूर्त विरासत कहा जा रहा है, जो आर्कियोलॉजिकल हैं, जो हमारे यानी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, और दूसरा देखा जाए यानी सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, जो निर्मित हैं। और दूसरा देखा जाए तो वह आपको यानी जीवंत विरासत है, यानी हमारा कल्चरल हेरिटेज है, जो इंटेंजिबल हेरिटेज है, अमूर्त विरासत है, जो निरंतर चली आ रही है और लंबे समय काल से उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वह हमारा कल्चर का पार्ट है। तो इस संदर्भ में हम लोग यहाँ पे देखा कि विरासत क्या है। तो विरासत जिसे हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, जो हमारे देश, परिवार, समाज या राष्ट्र की पहचान है, मूलतः वही विरासत है। और इस संदर्भ में विरासत के दो प्रकार हैं, एक जो प्राकृतिक विरासत के रूप में और दूसरा सांस्कृतिक विरासत के रूप में। सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत पुरातात्विक विरासत और जीवंत विरासत आते हैं, जिसमें यानी मूर्त विरासत और अमूर्त विरासत के रूप में उसे देखा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ हमारे ऐसे यानी जो अभी क्लासिफिकेशन जिसका हमने चर्चा किया, तो इस संदर्भ में देखें तो विरासत के दो प्रकार हैं। एक तो हमारा नेचुरल हेरिटेज है, प्राकृतिक विरासत है। यह वैसी विरासत है जिसे हम अपने प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जिसका निर्माण हम और आपने नहीं किया, बल्कि यह प्रकृति प्रदत्त है, जिसमें आप देख सकते हैं चाहे वह जमीन हो, चाहे वह आपको फॉरेस्ट हो, चाहे रिवर हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, सी हो, मिनरल्स हो, डिजर्ट्स हो, ये सारे जो विरासत हैं, ये सारे हेरिटेज प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति की देन है, और इसलिए इन्हें प्राकृतिक विरासत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन सब का निर्माण हम और आपने नहीं किया, यह प्रकृति की देन है, इसलिए यह प्राकृतिक विरासत है। लेकिन आज इनके समक्ष बहुत सारे चुनौतियां उभर कर आई, जिस संदर्भ में हमने बात किया कि आज इन्हें क्यों प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, क्या क्या इनके समक्ष चुनौतियां हैं। तो जिस प्रकार से आज वैश्वीकरण का जो युग है, जिस प्रकार से आज ग्लोबलाइजेशन को हम लोग देख रहे हैं, टूरिज्म को हम लोग देख रहे हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस को जो हम लोग देख रहे हैं, तो इन सब के कारण आज इन्हें संरक्षा और सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इसलिए इन विरासतों को आपको यानी इन्हें विरासत के रूप में देखा जा रहा है, इन्हें विरासत के रूप में दर्जा दी जा रही है। ये सारे हमारे हेरिटेज के पार्ट्स हैं। दूसरी ओर आप देखें तो जो हमारा दूसरा जो विरासत का जो प्रकार है, जो टाइप्स है, वो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल हेरिटेज। इस कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत आप देखते हैं तो एक तो आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक, और पुरातात्विक यानी जो टेंजिबल हैं, जो मूर्त हैं, जो निर्मित हैं। यानी टेंजिबल इन द सेंस कि जो निर्मित हैं, जिसका निर्माण किया जा रहा है, जैसे सभ्यता। तो आप सबों ने भी पढ़ा होगा, कभी आपने शायद गौर नहीं किया होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति आखिर क्यों कहा जा रहा है। दोनों तो दो युग हैं। जैसे आगे चलकर हम लोग देखते हैं महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल,
तो गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड, तो उसी प्रकार अगर यहां पे देखें तो एक को सभ्यता क्यों और दूसरे को संस्कृति क्यों? तो इसलिए सभ्यता कहा जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि वह निर्मित है, उसका निर्माण किया गया है। और सभ्यता में चेंजिंग हो सकता है, उसमें आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। वह लिवली है, वह जीवंत है। जैसे आप देखें तो हमारे रीति रिवाज, हमारे कस्टम्स, हमारे फेस्टिवल्स, हमारे रिलीजन्स, ये सब क्या है? हमारे लैंग्वेज, ये सब कल्चर के पार्ट्स हैं, ये सारे संस्कृति के पार्ट्स हैं। और इन सब में कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर विरासत के संदर्भ में यहां पे देखें तो विरासत के संदर्भ में देख रहे हैं कि एक तो हमारा विरासत प्राकृतिक विरासत है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रकृति ने सौंपी है, और दूसरा जो हमारा विरासत है वह हमारा सांस्कृतिक विरासत है। और इस सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत एक पुरातात्विक विरासत है जो टेंजिबल है, जो मूर्त है, जो निर्मित है। जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, महाबलीपुरम के मंदिर समूह, ये सारे हमारे विरासत हैं। लेकिन कैसे विरासत हैं? तो ये सारे मूर्त विरासत हैं, टेंजिबल हेरिटेज हैं। उसी प्रकार अगर देखें तो कुछ हमारे विरासत अमूर्त विरासत भी हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी हैं, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में भी जाने जाते हैं, जो हमारे संस्कृति के पार्ट्स हैं। जैसे आप सबों ने भी देखा होगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे कल्चर्स थे, जैसे वृक्ष की पूजा करना, नाग की पूजा करना, नदी की पूजा करना, या अंतिम संस्कार में जो तीनों मेथड्स आप देखते हैं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, सवादाह, तो ऐसा तो नहीं है कि आज के समय में उसमें कोई बदलाव आया है। आखिर क्यों बदलाव नहीं आया? तो ये हमारे संस्कृति हैं, अमूर्त हैं, और इन दोनों को भी हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं? तो अपने पूर्वजों से। कुछ तो टेंजिबल के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, कुछ हम अपने पूर्वजों से इनटेंजिबल के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि धर्म में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो, भाषा आपकी नहीं बदल सकती है, पर्व त्योहार आपके नहीं बदल सकते हैं, रीति रिवाज आपके नहीं बदल सकते हैं। ये सब हमारे कल्चर के पार्ट्स हैं, और ये सारे इनटेंजिबल हैं, अमूर्त हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से यह भी हमारे विरासत हैं। अब यहां पे प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह विरासत क्यों इंपॉर्टेंट है? और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि आखिर इन्हें विरासत क्यों कहा जा रहा है? तो इनको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज यह खतरे में है। आज हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, इस युग में वह कहीं ना कहीं खतरे में है। चाहे हमारे वन्य जीव हों, चाहे हमारी नदियां हों, खनिज संपदा हों, इन सब को आज संरक्षण की आवश्यकता है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी इतिहास से वाकिफ हो सके। तो इसके लिए इन विरासतों को, चाहे प्राकृतिक हों चाहे वह सांस्कृतिक हों, इन विरासतों को यूनेस्को में जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संस्था है, उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इन्हें दर्ज किया गया है, इनको सुरक्षा देने के लिए, इन्हें संरक्षण देने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं कि जैसा कि आप यूनेस्को नाम से परिचित होंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र
शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो यह यूनेस्को जिसका गठन 1972 में किया जा रहा है। अब 1972 में यूनेस्को का गठन किया जा रहा है और आज हम लोग जो अभी चर्चा करेंगे वह नेचुरल हेरिटेज, जो हमारे प्राकृतिक विरासत हैं, कि कौन कौन से हमारे प्राकृतिक विरासत हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है और कब कब शामिल किया गया है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इससे संबंधित हम लोग यहां पे आज सबसे पहले इस पे डिस्कशन करते हैं। तो अभी हमने चर्चा किया कि यूनेस्को जिसका गठन 1972 में किया गया। अब आप सब भी वाकिफ होंगे कि 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी देश हुआ करता था वह एक दूसरे देश के सिर्फ राजनीतिक नुकसान ही नहीं पहुंचाता था, बल्कि उसे सांस्कृतिक नुकसान भी पहुंचाया करता था। और इन दोनों ही विश्व युद्ध के दरमियान, दोनों ही वर्ल्ड वॉर के दरमियान बहुत सारे जो सांस्कृतिक जो पहचाने जो थी वे कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से गायब होते चली जा रही थी। तो वह आगे आने वाली पीढ़ियों को इसकी जानकारी न मिल पाती, इसलिए क्योंकि उन्हें नुकसान किया जा रहा था, नुकसान पहुंचाया जा रहा था। जैसे कि आप सब देखते हैं कि आज अगर पाषाण काल को जानना है, स्टोन एज को जानना है, तो उस स्टोन एज के बारे में हमें कोई स्क्रिप्ट तो नहीं पता है, क्योंकि उस समय कोई लिपि तो थी नहीं। लेकिन उस समय के समाज को हम कैसे जान पाते हैं कि उस समय के लोग कैसे थे, कैसा जीवन यापन किया करते थे, कहां रहा करते थे, कोई उनके पास कोई आर्ट की जानकारी थी या नहीं थी। तो उस समय काल का एक हमें केव प्राप्त होता है, एक गुफा प्राप्त होता है, और वह है भीमबेटका की गुफा, आदमगढ़ की गुफा, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उस भीमबेटका की गुफा से हमें कुछ पेंटिंग्स के जानकारी मिली है और उस पेंटिंग्स के आधार पर ही हम यह मानते हैं कि उस समय के समाज में भी आर्ट, कला जो है वह दिखाई देता है। यानी जब मनुष्य जंगली जीवन व्यतीत किया करता था, यायावरी जीवन व्यतीत किया करता था, जब वह फूड कलेक्टर था, खाद्य संग्राहक था, अभी वह फूड प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, तो उस समय भी वहां पे हमें आर्ट दिखाई दे रहा है। और वह आर्ट, वह कला हमें पेंटिंग के रूप में, यानी मनुष्य सबसे पहले अगर किसी कला से परिचित हुआ तो वह पेंटिंग से परिचित हुआ। अब उस गुफा से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि उस समय मनुष्य जो है वह जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। मनुष्य जो है वह गैदरिंग लाइफ जिया करता था, समूह में वह रहा करता था। तो उस समय के केव पेंटिंग से हमें उसकी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आप देखें तो यह भी तो हमारी संस्कृति का हिस्सा, यानी उस समय काल के, अगर उस गुफा को नष्ट कर दिया जाता तो क्या इसकी जानकारी हमें मिल पाती? जैसे एक और उदाहरण मैं देता हूं। आज गुप्ता पीरियड का ही एक स्तंभ है जो मेहरौली, जो कुतुब मीनार में अवस्थित है, जो आयरन पिलर है, लौह स्तंभ है। अगर उस स्तंभ को किसी कारणवश, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण अगर उसको नष्ट किया जाता तो क्या हमें उस समय के, उस पीरियड के हमें साइंस की जानकारी मिल पाती क्या? क्योंकि आज उस पिलर्स को, आयरन पिलर्स को देखकर हम यह तो समझ पाते हैं कि उस समय साइंस कितना डेवलप था। तो इसीलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई 1939 टू 1945 में, तो इस विश्व युद्ध के बाद सिर्फ राजनीतिक कंडीशन ही नहीं बदले, क्योंकि इसके पहले तक आप देखते हैं कि ब्रिटेन सर्वशक्तिशाली था। ब्रिटेन के बहुत सारे कॉलोनी पूरे विश्व में इस्टेब्लिश्ड थे। लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब ब्रिटेन का स्थिति जो है वह चेंज होता है
अब जो विश्व है वह एक ध्रुवीय नहीं है बल्कि दो ध्रुवीय है, जिसमें एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। अब वह ब्रिटेन का वह स्थान नहीं रहा, बहुत सारे चेंजिंग हुए इसी समय, क्योंकि अब ऐसी फिर घटना घटित ना हो कि इतने बड़े स्तर पर जान और माल की नुकसान हो, तो इससे बचने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया और वह ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। इसका भी गठन होता है 1945 में, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, तो अब इसकी कोशिश क्या है कि आगे ऐसी घटना ना घटित हो। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला प्रयास था, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जब हुआ 1914 टू 1918, 1914 से 1918, तो उस समय भी एक ऐसा प्रयास किया गया और उसके लिए राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। लेकिन वह राष्ट्र संघ उतना सफल नहीं रहा कि वह आगे चलकर ऐसी विभत्स घटना को रोक सके, जिसका परिणाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो संगठन बनाए गए, उस संगठन, वह संगठन आज तक कारगर है कि आज थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। अब यहां पे आप देखें तो इसी समय आगे चलकर, इसीलिए आपको यानी 1972 में यूनेस्को का गठन किया जा रहा है कि जो भी हमारे जो प्राकृतिक विरासत हैं, चाहे वह किसी भी राष्ट्र के हों, जो सांस्कृतिक विरासत हैं, चाहे वह किसी भी राष्ट्र के हों, उनको सुरक्षित रखने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे धरोहर हैं। सिर्फ उस देश, उस समाज का ही नहीं, बल्कि इस पूरे भूमंडल का, इस पूरे जैवमंडल का वह धरोहर है, वह एक संपदा है और उसे सुरक्षित रखना है कि आने वाली पीढ़ी कम से कम उससे परिचित हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि डायनासोर वाली स्थिति हो जाए कि वह हमारे बीच से ही गायब हो जाए। तो इसलिए उन प्राकृतिक विरासतों को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। और ऐसे भी आप देखें तो जब भी अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, तो उसका खामियाजा किसी दूसरे ग्रह के लोगों को नहीं भुगतना होगा, बल्कि उसका खामियाजा भी हम और आपको भुगतना होगा। जैसे कुछ ही वर्ष पहले की बात है कि उत्तराखंड में एक त्रासदी हुई, जिसमें नदी ने अपने मार्ग बदला और उसके बाद बहुत सारे विध्वंस को उसने लेकर आया। लेकिन लोगों ने कहा कि नदी का मार्ग, वह नदी ने मार्ग बदला। क्या ऐसा है क्या? बल्कि नदी तो वापस अपने मार्ग पर आई थी, हमने उसके मार्ग में अवरोधक उत्पन्न कर दिया था। बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग बना लिए, पर्यटन को बढ़ावा दिए। तो इसलिए जब वह वापस अपने मार्ग में आई, तो उसने सभी को नष्ट करते हुए चली गई। ठीक इसी प्रकार अगर देखें तो एक और उदाहरण के द्वारा समझें कि प्रकृति प्रदत्त चीजों को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब आप सबों ने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। उस सिंधु घाटी की सभ्यता के डिक्लाइन को भी पढ़ा होगा, उसके पतन को भी पढ़ा होगा। तो उसके पतन में भी आप देखते हैं कि उसके पतन के कारण के रूप में भी पारिस्थितिकी असंतुलन है। एक कारण यह भी माना गया, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक कारण पारिस्थितिकी असंतुलन को भी माना गया। अब आखिर पारिस्थितिकी असंतुलन क्यों उत्पन्न हुई, तो आप सबों ने भी पढ़ा है, समझा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वह पूरी तरीके से सिविलाइज्ड थे। फर्स्ट अर्बनाइजेशन की जानकारी हमें वहां पे मिल रही है। अब अगर अर्बनाइजेशन होगा तो बड़े स्तर पर जंगलों की भी कटाई तो होंगी, क्योंकि तभी तो पक्की ईंटों से मकानों का निर्माण होगा, तभी तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगा। तो इन सब के कारण उन प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान पहुंचाया गया होगा। अब उसके रीजन क्या हुए, या तो फ्लड आया या तो फिर सूखा पड़ गया, और दोनों ही स्थिति में उस सभ्यता का पतन होगा, क्योंकि वह सभ्यता नदी के किनारे ही अवस्थित थी। ठीक इसी प्रकार अगर वर्तमान में देखें तो आज आप देखें तो इसी प्राकृतिक असंतुलन का ही परिणाम है
कि आज जो वायरस जनित रोग हैं, चाहे वह कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, चाहे एड्स जैसी बीमारियां ही क्यों ना हो, यह उसी परिस्थिति की असंतुलन का तो परिणाम है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया। अब इस कोरोना वायरस के समय जो लॉकडाउन हुआ, लोगों का आवागमन सीमित हुआ, उस दरमियान आप भी चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पढ़ते होंगे कि बहुत सारे जो जंगली जीव जंतु हैं, वन्य जीव हैं, वे आपको शहरों में आ गए, किसी बड़े बड़े नगर में आ गए, लिपर्ड आ गया, टाइगर आ गया। तो वह आया नहीं, वह आपके क्षेत्र में नहीं आया, बल्कि आप उसके क्षेत्र को अधिग्रहण कर चुके थे, आप उसके क्षेत्र में इंटरफेयर कर चुके थे इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। तो वह तो वापस अपने जगह पे आया था। तो इस प्रकार से इन्हीं को ध्यान में रखकर इन्हें संरक्षण और सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि यह हमारी विरासत है, यह हमारी पहचान है, यह हमारे हेरिटेज हैं, और इनको सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए कुछ हमारे ऐसे प्राकृतिक विरासत हैं जिन्हें यूनेस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल किया गया। उसमें से 7 प्रमुख हैं जो नेचुरल हेरिटेज हैं, और 8वां जो है वह आपको मिक्स्ड हेरिटेज है, यानी मिश्रित विरासत है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मिश्रित विरासत क्या है, मिक्स्ड हेरिटेज क्या है। तो वैसी विरासतें, वैसे हेरिटेज जो आपको नेचुरल भी हैं और कल्चरल भी हैं, तो उन विरासत को मिक्स्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया, मिश्रित विरासत, क्योंकि उन्हें किसी एक के रूप में, किसी एक के अंडर में नहीं रखा जा सकता है कि वह प्राकृतिक है तो प्राकृतिक विरासत है, बल्कि वह प्राकृतिक के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत भी है, वह हमारे संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे मिक्स्ड विरासत का दर्जा दिया गया है। अब यहां पे उन्हें हम भारत के अगर नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो कुछ प्रमुख नेचुरल हेरिटेज जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया हमारे यानी नेचुरल हेरिटेज के रूप में। उसके बाद आप देखते हैं केवलादेव नेशनल पार्क, इसे भी 1985 में 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया नेचुरल हेरिटेज के रूप में। उसके बाद मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे भी आपको यूनेस्को में शामिल किया गया 1985 में ही नेचुरल हेरिटेज के रूप में। उसके बाद आप देखते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1987 में नेचुरल हेरिटेज के रूप में शामिल किया जा रहा है। उसके बाद आप देखते हैं नंदा देवी एंड फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, जिसे नंदा देवी को 1988 में और फूलों की घाटी को वर्ष 2005 में यूनेस्को में शामिल किया जा रहा है हमारे नेचुरल हेरिटेज के रूप में। उसी प्रकार आप देखते हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, इसे भी वर्ष 2012 में नेचुरल हेरिटेज के रूप में इसे भी शामिल किया गया। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल जो पार्क है, इसे भी आपको 2014 में यूनेस्को में नेचुरल हेरिटेज के रूप में शामिल किया जाता है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2017 में मिक्स्ड हेरिटेज के रूप में, मिक्स्ड विरासत के रूप में, मिश्रित विरासत के रूप में इसको भी शामिल किया जा रहा है। अब इन सब की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रसिद्धि हैं, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रश्न हमेशा यहाँ से आपसे पूछा जाता है, तो कम से कम इसे ध्यान में रखेंगे। अब इसकी प्रसिद्धि क्या है, यह क्यों फेमस है, तो इसके संदर्भ में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसका हमने चर्चा किया कि इसे 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया हमारे प्राकृतिक विरासत के रूप में, नेचुरल हेरिटेज के रूप में, जो असम में अवस्थित है। और यह विशेष तौर पर प्रसिद्ध किस लिए है, राइनोसोरस के लिए, यानी एक सींग वाला गैंडा के लिए। तो यह एक सींग वाला गैंडा कहीं ऐसा ना हो कि यह विलुप्त हो जाए, और इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान को विरासत का दर्जा दिया गया, इसको सुरक्षा देने के लिए और इसे संरक्षण देने के लिए, और इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल किया गया। इससे क्या हुआ कि यह आप देखें तो यह यूनेस्को में शामिल होने का तात्पर्य है कि अब यह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टूरिज्म के रूप में भी इसको बढ़ावा दिया जाएगा, और इसके साथ ही साथ यह हमारे इकोनॉमिक्स ग्रोथ में भी, यानी जीडीपी में भी सहायक होगा, हमारे देश की
अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो 1985 में जो असम में अवस्थित है, जो एक सिंह वाला गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, इसे भी आपको यानी हमारे यानी नेचुरल हेरिटेज के रूप में, प्राकृतिक विरासत के रूप में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखा जाए तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको राजस्थान में भरतपुर जिला में अवस्थित है। इसे भी 1985 में यूनेस्को में शामिल किया जाता है। इसकी प्रसिद्धि क्या है तो यह प्रवासी पक्षी जो साइबेरियन क्रेन यानी सारस के लिए, साइबेरियन सारस के लिए यह विशेष तौर पर जाना जाता है। और इस प्रवासी पक्षी को संरक्षण देने के लिए, इसे सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि यह हमारी विरासत है, यह हमारी धरोहर है, यह हमारी पहचान है, उस क्षेत्र की पहचान है, इसलिए इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया। जैसे देखिए आप बहुत सारे विरासत, अब सपोज दैट आप मान लें कि अगर आप आगरा से हैं, आप कहीं भी जाते हैं और मिलते हैं तो पहला परिचय आपसे होता है कि आप कहां से बिलोंग करते हो, तो आगरा से। अच्छा, वहीं जहां ताजमहल है तो एक आपकी क्या हुई कि वह आगरा का ताजमहल आपकी पहचान से जुड़ गया। तो इसी प्रकार यह जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यह भरतपुर राजस्थान का पहचान है, इस देश का पहचान है, विरासत है, यह हमारा हेरिटेज है, यह हमारी प्रकृति की देन है, प्रकृति प्रदत्त है। तो इस प्रकार से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को हमने देखा। नेक्स्ट देखा जाए तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, यह आपको असम में अवस्थित है, यह भी हमारा प्राकृतिक विरासत है। इसे भी 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया। इसकी जो विशेष प्रसिद्धि है वह बाघ, हाथी और गैंडा के लिए यह आपको मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जाना जाता है। विशेष तौर पर यहाँ पे एशियाई हाथी बहुतायत में पाए जाते हैं और इन्हें सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए, क्योंकि ये सब भी वन्य जीव भी तो हमारे विरासत हैं, वन भी तो हमारे विरासत हैं, जंगल भी तो हमारे विरासत हैं। तो जंगल के साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी हमारे विरासत है, हेरिटेज है, यह भी हमारी धरोहर है। तो इसलिए इनको ध्यान में रखकर इस वन्य जीव अभ्यारण्य को भी यानी प्राकृतिक विरासत का दर्जा दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखा जाए तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, यह भी हमारा प्राकृतिक विरासत है। लेकिन इस प्राकृतिक विरासत की कुछ अपनी विशेषता है। एक तो यह आपको बंगाल टाइगर के लिए जाना ही जाता है, दूसरी ओर आप देखें तो यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की डेल्टा पर अवस्थित है, जो इसकी सौंदर्यता में और चार चांद लगाता है। इसके साथ ही साथ आप देखें यहाँ पे एक विशेष प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है, मैंग्रोव। तो यह जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, यह यानी बंगाल टाइगर, साथ ही साथ गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा पर अवस्थित है, और इसके साथ ही साथ मैंग्रोव वनस्पति के लिए भी इसकी अपनी पहचान है, और यह भी हमारा विरासत है, यह प्राकृतिक विरासत है, इसलिए इसको भी यूनेस्को में 87 में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखें तो नंदा देवी एवं फूलों की घाटी जो आपको उत्तराखंड में अवस्थित है। नंदा देवी को 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध तो है ही, यह भी तो हमारी विरासत है, यह भी हमारा हेरिटेज है, जो प्रकृति की देन है, जो प्रकृति प्रदत्त है। तो आज इसे भी सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है। इस बढ़ते हुए वैश्वीकरण के दौर में, इस बढ़ते हुए पर्यटन उद्योग के दौर में, यहां पे विशेष रूप में आप देखें तो अल्पाइन फूल के लिए यह क्षेत्र आपको जाना जाता है। तो वहीं इसके साथ ही साथ कुछ विशेष प्रकार के वन्य जीव के लिए भी यह जाना जाता है, जैसे काले हिरन, भूरा बालू, नीले भेड़। तो इन सब के लिए भी इसकी अपनी प्रसिद्धि है। इसके साथ ही साथ आप देखें तो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, अब पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ऐसे तो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भी पढ़ते होंगे। यहां अगर आप देखें तो यह जो पश्चिमी घाट है, यह पश्चिमी घाट आपको इधर पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट। यह जो वेस्टर्न घाट है, यह वेस्टर्न घाट हमारे भारतीय मानसून को भी प्रभावित करता है,
क्योंकि भारत में जो मानसून की जो शुरुआत होती है यही दक्षिण पश्चिम मानसून आपको भारत में आती है। तो इस प्रकार से यह वेस्टर्न घाट भी हमारे मानसून को प्रभावित करती है, भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। उसके साथ ही साथ आप देखें तो यह जो वेस्टर्न घाट है विश्व में 8 हॉट स्पॉट स्थल हैं, उस 8 हॉट स्पॉट में यह वेस्टर्न घाट भी उतना ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से यह वेस्टर्न घाट को भी 2012 में प्राकृतिक विरासत के रूप में, क्योंकि यह भी तो हमारी प्रकृति की ही देन है और इसकी भी सुरक्षा और संरक्षण देने की आवश्यकता है, तो इसे भी प्राकृतिक विरासत का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखा जाए तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह जो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसे 2014 में यूनेस्को में शामिल किया जाता है। यह भी हमारी प्राकृतिक विरासत है और यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह भी एक विशेष प्रकार के वन्य जीव के लिए जाना जाता है, जहां पे देख सकते हैं कि यह पहाड़ी बकरी जो है वह यहाँ पे विशेष रूप पे यह इसकी प्रसिद्धि है, यह जानी जाती है, जो बकरी की एक प्रजाति यानी पहाड़ी बकरी है। तो इस प्रकार से यह भी हमारी विरासत है, इसकी भी सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है, तो यह भी हमारा नेचुरल हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखा जाए तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको सिक्किम में अवस्थित है। कंचनजंगा को देखा जाए तो कंचनजंगा ऐसे भी अगर देखें तो यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है ही हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो यह कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब इसे क्यों, इस पार्क को क्यों ऐड किया गया, क्योंकि यह भी हमारे प्राकृतिक विरासत है, लेकिन साथ साथ यह मिश्रित विरासत, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी इसकी पहचान है। तो यह प्राकृतिक के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत भी है। यहाँ पे भी कुछ विशेष वन्य जीव पाए जाते हैं जिन्हें संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता है, जिन्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, जिसमें काले भालू को आप देख सकते हैं जो हिमालयन ब्लैक बियर हैं वह इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो वहीं रेड पांडा को भी आप देख सकते हैं जो इस क्षेत्र के प्रसिद्ध वन्य जीव के रूप में है। तो इस प्रकार से कुछ हमारे प्राकृतिक विरासत हैं, नेचुरल हेरिटेज हैं, और इन हेरिटेज को भी ध्यान में रखना है। ऐसा इसलिए कि आप खुद एनालाइज करें कि आप अगर विगत वर्षों के प्रश्नों को यदि आप देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक्स का, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस एग्जामिनेशन को कितना सीरियसली लेते हो या लाइटली लेते हो। अगर आप सीरियसली लेते हो तो आपको जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हो उसके साथ साथ आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को साथ में रखें और उस टॉपिक्स को भी देखें। इससे दो चीजें क्लियर होंगी, एक तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि भाई यह जो टॉपिक है यह कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और हर वर्ष पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछने की संभावना ज्यादा है। अब यहां पे अगर नेचुरल हेरिटेज से प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप खुद सोचो कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। जब नेचुरल हेरिटेज ही इतने हैं तो इसके बाद तो कुछ बचता है नहीं कि आपको कोई अलग से नेचुरल हेरिटेज पे प्रश्न पूछेगा। आपको याद तो यही 8 साइट्स को रखने हैं, तो इस प्रकार से इसे समझना है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज को भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबों का दिन मंगलमय हो।